आज हम देखेंगे हमारा एक और चैप्टर एग्रीगेट डिमांड का, जिसका नाम क्या है, डेफिशिएंट डिमांड। और इसमें से पक्का है कि आपका 5 नंबर का एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा ही आएगा। ठीक है भाई, तो आज हम देखेंगे कि सबसे पहला टॉपिक क्या दे रखा है। तो सबसे पहला टॉपिक है इसमें मीनिंग ऑफ फुल एम्प्लॉयमेंट, मतलब फुल एम्प्लॉयमेंट यानी कि पूर्ण रोजगार क्या होता है ना। तो डेफिनेशन देखिए इसकी, इट रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर AD इक्वल टू AS, यानी कि एक ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एग्रीगेट डिमांड इक्वल होती है किसके, एग्रीगेट सप्लाई। और आगे क्या देखा है, ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जितने भी लोग क्या है काम करने के लिए एबल है, काम करने के लिए रेडी हैं, वो सब क्या होते हैं, उन सब लोगों को क्या हो जाता है, विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, गेट वर्क, उन सबको क्या हो जाता है, काम मिल। उसके बाद आगे देखते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कोरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी अंडर द गिवन सर्कमस्टेंस। मतलब एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें ऐसा एक इक्विलिब्रियम होता है जहाँ पे हमारा जो आउटपुट होता है ना वो अपने फुल इक्विलिब्रियम लेवल पे होता है, हम इससे ज़्यादा आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि जितने भी हमारे रिसोर्सेज हैं उन सबका हमने एफिशिएंटली यूज कर लिया। उसके बाद है अंडर एम्प्लॉयमेंट, इसे बोलते हैं हम अल्प। इसमें भी क्या होता है, एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होती है, बट ऑल दोज हु आर एबल टू वर्क, जितने लोग क्या हैं काम करने के एबल हैं, विलिंग टू वर्क, काम करना चाहते हैं, बट डू नॉट गेट वर्क, उनको काम प्राप्त नहीं होता। फुल एम्प्लॉयमेंट के अंदर है जितने लोग काम करना चाहते हैं और जितने लोग काम करने के योग्य हैं सबको वर्क मिल जाता है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, काम प्राप्त नहीं होता। इस वजह से इसको क्या बोला जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, मतलब अल्प रोजगार। एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी लोगों को रोजगार प्राप्त नहीं होता, लेकिन एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई की क्या हो जाती है, इक्वल हो जाती है। अंडर एम्प्लॉयमेंट डज नॉट कोरस्पॉन्डिंग टू हाईएस्ट पॉसिबल लेवल ऑफ आउटपुट इन एन इकोनॉमी। ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जिसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो हाईएस्ट नहीं होता, हमारा जो प्रोडक्शन होता है वो हाईएस्ट नहीं होता। अभी यहाँ पे एक्सेस कैपेसिटी क्या होती है, मार्केट के अंदर, इकोनॉमी के अंदर अवेलेबल होती है और आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे मैंने एक सिचुएशन बोली कि भाई फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम हमें 50,000 यूनिट पे प्राप्त होता है, यानी कि AD दे रखी है और एग्रीगेट सप्लाई दे रखी है, ये भी हमें दे रखा है 50,000 क्वांटिटी आउटपुट दे रखा है। अब यहाँ पे हमने देखा एग्रीगेट डिमांड बराबर एग्रीगेट सप्लाई, बट होता क्या है अंडर एम्प्लॉयमेंट में कि हमारा जो प्रोडक्शन का लेवल होता है ना, वो एग्रीगेट सप्लाई हम 50,000 कर सकते हैं, लेकिन एग्रीगेट जो सप्लाई है ना वो हमारी कितनी दे रखी है, सपोज 40,000, यानी कि 10,000 यूनिट की कैपेसिटी इकोनॉमी में अवेलेबल है, उसको हम और प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब जब 10,000 यूनिट प्रोड्यूस नहीं होगी तो इतने आउटपुट को प्रोड्यूस करने के लिए जो लोग हैं उनको काम प्राप्त नहीं होगा, इसीलिए बोला गया है अंडर एम्प्लॉयमेंट में डू नॉट गेट वर्क। इस वजह से क्या होगा, उनको काम प्राप्त नहीं होता और मार्केट में प्रोडक्शन की एक्सेस कैपेसिटी मार्केट में अवेलेबल होती है। उसके बाद एक हमारा टॉपिक आता है कि डेफिशिएंट डिमांड क्या है, इसको हम बोलते हैं न्यून मांग। क्या बोलते हैं, न्यून। ठीक है, यानी कि इस स्थिति में डेफिशिएंट डिमांड क्या होता है, डेफिशिएंट डिमांड का मतलब होता है इट रेफर्स टू सिचुएशन वेयर AD शॉर्ट ऑफ AS। एक ऐसी सिचुएशन जिसमें एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट होती है, मतलब एग्रीगेट सप्लाई से कम होती है। जैसे मैंने लिखा कि फुल एम्प्लॉयमेंट पे AD, फुल एम्प्लॉयमेंट पे AD बराबर है AS, फुल एम्प्लॉयमेंट पे। लेकिन सिचुएशन क्या है, सिचुएशन ये है कि हमारे पास डिमांड है 40,000 यूनिट की, जबकि हम प्रोडक्शन कर रहे हैं कितना, 50,000 यूनिट। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि एग्रीगेट डिमांड क्या है, शॉर्ट है एग्रीगेट सप्लाई से। जब एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से शॉर्ट होती है तो कुछ उसके इम्प्लीकेशन बनते हैं, क्या क्या चीज़ें बनती है जिससे पता लगता है कि एग्रीगेट डिमांड शॉर्ट क्यों है। तो सबसे पहला पॉइंट आता है, इट इम्प्लाइज टू दिस AD शॉर्ट ऑफ इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। AD जो है वो शॉर्ट है किसके, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पे। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल आउटपुट का 50,000 है, लेकिन जो हमारा एग्रीगेट डिमांड है वो कितनी देर की है, 40,000। आगे कह रहा है सो दैट डिजायर AD डज नॉट परमिट प्रोडक्शन एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसी वजह से जो AD है वो हमारे डिजायर आउटपुट से आगे प्रोडक्शन करने के लिए क्या नहीं देती, परमिशन नहीं देती। एक बात सोचो ना, प्रोडक्शन 50,000 का हो रखा है तो आगे प्रोडक्शन करने की जरूरत क्या है, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी क्या बचा हुआ है, अनवांटेड स्टॉक इकोनॉमी के अंदर बचा हुआ है, जिसको हम बोलते हैं अवांछित स्टॉक।
यूनिट हमारे पास पहले से ही प्रोड्यूस होके रखी हुई है, ठीक है। आगे कहता है एग्रीगेट सप्लाई भी परफेक्टली इलास्टिक है। फिर छोटी सी बात है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम के अंदर एक चीज़ याद रखनी है कि एग्रीगेट जो सप्लाई होती है क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है। अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें ना, तो इक्विलिब्रियम के अपने पास 3 असम्पशन होते हैं। कितने असम्पशन होती है, 3, जिसमें सबसे पहली जो असम्पशन आती है वो आती है क्लोज इकोनॉमी। जो हम ये शॉर्ट रन इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं, किसमें पढ़ते हैं, क्लोज इकोनॉमी में पढ़ते हैं। दूसरा इसमें एग्रीगेट सप्लाई परफेक्टली इलास्टिक होती है, और फिर परफेक्टली इलास्टिक, ठीक है। और उसके बाद हमारा एक और इसके अंदर पॉइंट आता है, ये इक्विलिब्रियम हम किसमें स्टडी करते हैं, शॉर्ट रन। इसमें शॉर्ट रन, लॉन्ग रन में नहीं करते, इसमें करते हैं शॉर्ट रन। आगे इस वजह से क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई भी परफेक्टली इलास्टिक। आगे कहता है इट कवर्स विद एडी एट लोअर लेवल देन द फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। इसी वजह से जब एग्रीगेट सप्लाई क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक होती है, तो जो एडी होती है ना, उसको कवर कर लेती है एग्रीगेट सप्लाई। क्या कर लेती है, एग्रीगेट सप्लाई कवर कर लेती है बिफोर इक्विलिब्रियम पॉइंट, यानी कि बिफोर फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट से पहले क्या कर लेते हैं, उसको मैच कर लेती है कौन, एग्रीगेट सप्लाई। द इकोनॉमी सो दैट द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन द इकोनॉमी, और इकोनॉमी में क्या बन जाता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इसी चीज को हमने यहाँ पे एक डायग्राम की हेल्प से लिख रखा है, ध्यान से देखना। कह रहा है डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। मैं आपको इसका डायग्राम बना के दिखा देता हूँ, कैसे इसका डायग्राम बनेगा, ठीक है, ध्यान से देखना। इसका डायग्राम कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है। ये हमारा क्या हो जाएगा, वाई एक्सिस, ये हमारा ओरिजिन, ठीक है। यहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, यहाँ पे हमारा एडी, ठीक है, ये हमारा केएस, ठीक है, ये हमारा क्या बनाना है, तो एग्रीगेट फुल एम्प्लॉयमेंट ऊपर होता है और एग्रीगेट डिमांड एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट नीचे होता है, ठीक है। और एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा ये है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट हमारा, जैसे ई ले लो नाम और इसका नाम क्या दे दो, इसे ई लो दे दो, इसका नाम इसे एम नाम दे दो, ठीक है। तो ये जो बीच का गैप है ना, ये हमारा क्या है, डेफिशिएंट, क्या है, डेफिशिएंट। ये क्यों है, क्योंकि जो हमारा डेफिशिएंट डिमांड होता है, ये डिफरेंस होता है एडीएफ माइनस में एडी इजिकल टू डेफिशिएंट डिमांड, ठीक है। डेफिशिएंट डिमांड डी लिख दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखो कि एडीएफ ऊपर है, एडीयू नीचे, मतलब प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 50,000, लेकिन डिमांड कितनी आ रही है, या प्रोडक्शन की कैपेसिटी है 50,000 और इक्विलिब्रियम लेवल कहाँ पे होगा, 50,000 पे, लेकिन जो डिमांड है ना वो हमारी कितनी आ रही है, बस 40,000 की आ रही है। तो 10,000 जो यूनिट का गैप है ना, इसको रिप्रेजेंट करता है डेफिशिएंट डिमांड। ये डेफिशिएंट डिमांड के गैप को ही हम बोलते हैं डिफ्लेशनरी गैप, डिफ्लेशनरी, ये जरूर याद है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट एंड एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिफ्लेशनरी गैप क्या होता है, एडीएफ और एडीयू के बीच का अंतर होता है। डिफ्लेशनरी गैप को हम बोलते हैं अवसफीतिक अंतराल, अवसफीतिक अंतराल। ये जो अवसफीतिक अंतराल होता है वो पूर्ण रोजगार पर समग्र मांग और अपूर्ण रोजगार पर समग्र मांग के बीच का अंतर होता है। यहाँ तक क्लियर। तो हमने इसी को क्या कर रखा है, एक्सप्लेन कर रखा है। पहला पॉइंट देता है एडीएफ शो एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट। एडीएफ क्या शो करता है, पूर्ण रोजगार के अनुसार समग्र मांग को दिखाता है। एडीयू शो एग्रीगेट डिमांड एट कॉरस्पॉन्डिंग टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। एडी जो यू है वो किसको दिखाता है, एग्रीगेट डिमांड एट अंडर एम्प्लॉयमेंट को दिखाता है। आगे कह रहे हैं ईबी इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडीएफ एंड एडीयू। और ये जो यहाँ पे ईबी है ये इसके और एडीएफ और एडीयू के बीच का डिफरेंस है, जिसका नाम क्या, डेफिशिएंट डिमांड। मतलब इस लेवल पे एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या है, डेफिशिएंट, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं,
उसके बाद हमें आगे दे रखा है मेजर द एक्सटेंट ऑफ एडी डेफिशिएंट, इतना एक्सटेंट जो डेफिशिएंट है। आगे लिख रखा है इफ द डिजायर एडी, इफ द डिजायर एडी इज एडी यू द इक्विलिब्रियम इज स्ट्रक एट पॉइंट E1। इक्विलिब्रियम कहाँ पे हो रहा है? इक्विलिब्रियम हो रहा है हमारा E1 पॉइंट पे, जहाँ पे एग्रीगेट एडी यू को जो एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या कर रही है? इक्वल कर रही है, ठीक है। उसके बाद दे रखा है एक्चुअल इक्विलिब्रियम बिकॉज इट इज पॉइंट ऑफ अंडर एम्प्लॉयमेंट, और ये एक एक्चुअल इक्विलिब्रियम पॉइंट है क्योंकि यहाँ पे हमारा एडी यू को क्या कर रहा है? हमारा जो एडी एग्रीगेट सप्लाई है वो क्या कर रहा है? उसको इंटरसेप्ट कर रहा है, प्रतिशत। सिंपल सिंपल सी चीज़ें। अब बात आती है कि जो डेफिशिएंट डिमांड होती है, जो डेफिशिएंट डिमांड होती है इसके रीज़न क्या होते हैं? डेफिशिएंट डिमांड क्यों होती है? मांग कम क्यों होती है? ठीक है, समग्र मांग कम क्यों होती है? तो कुछ पॉइंट दे रखे छोटे छोटे से। जैसे पहला दे रखा है डिक्रीज इन हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर इकोनॉमी, यानी कि जब हमारे जो परिवार के लोग होते हैं या फिर हाउस होल्ड के लोग होते हैं वो क्या करते हैं? अपने एक्सपेंडिचर को गिरा देते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर को रिड्यूस कर देते हैं। डिक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, रिड्यूस, सरकार इन्वेस्टमेंट करना कम कर देती है, लोगों को पेंशन देना कम कर देती है, और रोड ब्रिज इन सब के ऊपर जो एक्सपेंडिचर होता है, कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, उन सबको रिड्यूस कर देती है। और एक लास्ट पॉइंट आता है डिक्रीज इन नेट एक्सपोर्ट, जब हमारा नेट एक्सपोर्ट क्या होने लगता है? डिक्रीज होने लगता है। तो इन सभी रीजन की वजह से डेफिसिट डिमांड जो होती है वो इकोनॉमी के अंदर क्या होती है? अराइज होती है। अब इसके बाद बारी आती है कि डेफिसिट डिमांड के क्या इम्पैक्ट पड़ते हैं इकोनॉमी के ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहला इम्पैक्ट आता है आउटपुट के ऊपर। आउटपुट क्या होता है? देयर विल बी फॉल इन द आउटपुट एज अनसोल्ड स्टॉक ऑफ गुड। यहाँ पे क्या होता है? जो हमारा प्रोडक्शन होता है, आउटपुट होता है, वो रिड्यूस हो जाता है। मार्केट के अंदर क्या होती है? अनसोल्ड स्टॉक इकट्ठा होता जाता है, मतलब बिकी हुई जो ना बिकी हुई जो क्वांटिटी है वो इकट्ठी होने लगती है। उसके बाद है इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में जब प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, प्रोडक्शन घट रहा है, तो एम्प्लॉयमेंट भी क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और जब कमोडिटी ज़्यादा हमारे पास बचे जा रही है तो हम क्या करेंगे? उसको सेल करने के लिए प्राइस को क्या कर देंगे? रिड्यूस। यहाँ तक समझ आया? आगे देखते हैं। अब अगला टॉपिक आता है हमारा एक्सेस डिमांड क्या है। अब एक्सेस डिमांड में क्या होगा? एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाएगी? ग्रेटर देन हो जाएगी। कौन से लेवल पे? फुल एम्प्लॉयमेंट। अब दे रखा है रेफर्स टू द सिचुएशन वेयर एग्रीगेट डिमांड इज एक्सेस ऑफ एग्रीगेट सप्लाई कोरस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। इसमें क्या होता है? जैसे मैं एक एग्जांपल दूं कि हमारे पास फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल होता है जब एडी बराबर हो क्या? एस, और यूनिट कितनी प्रोड्यूस हो रही है? 50,000। लेकिन जो एक्चुअल डिमांड आ रही है ना, जो एक्चुअल डिमांड आ रही है वो हमारी 50,000 से आ रही है, लगभग 50,000 में आके कितनी आ रही है? 60,000। यानी कि प्रोडक्शन हो रहा है 50,000 का, डिमांड आ रही है 60,000 की। तो इसी को क्या बोल दिया गया? एक्सेस डिमांड। अधिक पूर्ति या अधिक पूर्ति बोल देते हैं, अधिपूर्ति बोल देते हैं, ठीक है, अधिक पूर्ति बोल देते हैं। अब इसका क्या मीनिंग निकलता है? ऐसा क्यों होता है? तो इसके रीजन देखते हैं। डिजायर एडी ऑफ इकोनॉमी हैपेंस टू एक्सीड इट्स फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल सिंस रिसोर्सेज आर ऑलरेडी बीन फुली यूटिलाइज्ड। अब कह रहे हैं इसका मीनिंग ये निकलता है कि जितने भी आपके पास रिसोर्सेज थे ना, उन सबका हमने क्या कर लिया है? पूरा का पूरा यूटिलाइजेशन कर लिया, फुली यूटिलाइजेशन कर लिया। अब हमारे पास कोई भी संसाधन ऐसा नहीं बचा जिससे हम क्या कर सकते हैं? आगे आउटपुट को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जितने लोग काम करना चाहते थे उन सबको काम मिल चुका है। हमारे पास कोई है ही नहीं जिसको हम काम पे लगाएं, प्रोडक्शन को बढ़ाएं। इस वजह से एक्सेस डिमांड क्या होती है? हमारी ज़्यादा। आगे कह रहा है देयर इज फुल कैपेसिटी प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी, और प्रोडक्शन की जो कैपेसिटी है इकोनॉमी के अंदर वो पूरी हो चुकी है। अब हम आगे आउटपुट को प्रोड्यूस नहीं कर सकते। अब इसकी वजह से होता क्या है? इसकी वजह से भाई बताऊँ आगे क्या होता है। पहले डायग्राम देखते हैं, डायग्राम से एक्सप्लेनेशन पूछिए। कह रहा है ADE शो दी AD कोरस्पोंडिंग टू फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। तो डायग्राम बनाते हैं, पहले डायग्राम कैसा बनेगा, है ना, इसी को बना लेते हैं। ये एग्रीगेट सप्लाई, ठीक है, ये हमारा ADE, ठीक है, ये हमारा ADF, ठीक है। ठीक है, उसके बाद ये ADF, ये AD, ADE का मतलब है एक्सेस एग्रीगेट डिमांड, ADF का मतलब है एग्रीगेट डिमांड एट फुल एम्प्लॉयमेंट,
और जब हम बात करेंगे किसकी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, इन दोनों के बीच के डिफरेंस की, तब हमें क्या मिलेगा, जब हमें मिलेगा अपना एक्सेस डिमांड, क्या मिलता है, एक्सेस डिमांड। इसी एक्सेस डिमांड का एक और नाम होता है इन्फ्लेशनरी इन्फ्लेशनरी डेट, ठीक है। क्या होता है, एडीई माइनस में एडी, वैसे भी लिख सकते हैं एडीई माइनस एडी इज इक्वल टू इन्फ्लेशनरी, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाता है, हिंदी में इसको बोल देते हैं हम सफेदी अंतराल। इससे आती है क्या, इन्फ्लेशन, इससे क्या आती है, इन्फ्लेशन, महंगाई आती है जब एक्सेस डिमांड क्या होती है, एग्रीगेट सप्लाई से क्या हो जाती है, ज़्यादा हो जाती है। अब इसी को एक्सप्लेन करने का, एडी शो करता है एग्रीगेट डिमांड, एडी शो करता है एग्रीगेट डिमांड को फुल एम्प्लॉयमेंट नहीं, ठीक है। एडीएफ शो करता है क्या, एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, सही है। ईबी इज द वर्टिकल डिफरेंस बिटवीन एडीए एंड एडीएफ, सही है। कि ईबी जो है, यहाँ पे ईबी नाम दे दो इसका, यहाँ से नहीं देते, यहाँ से ये जो ईबी है ये क्या शो करता है, डिफरेंस बिटवीन एग्रीगेट एक्सेस एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट, और इसी एक्सटेंड पे एग्रीगेट डिमांड का एक्सेस से एग्रीगेट डिमांड एंड फुल एम्प्लॉयमेंट। ओएम ये ऐसे करके आ जाएगा, नीचे रहेंगे इसमें मान लो ओएम क्या इक्विलिब्रियम आउटपुट है, और जो ओएन है वो हमारा क्या है, एक्सेस इक्विलिब्रियम आउटपुट, जहाँ पे हमारा आउटपुट क्या है, हमारे एक्सेस एग्रीगेट डिमांड से क्या है, ज़्यादा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन दे रखी है कि एक्सेस डिमांड क्यों होती है, उसके पीछे रीज़न दे रखे हैं, 4 रीज़न दे रखे हैं। जब हमारे हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, इंक्रीज होते हैं। दूसरा गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर होती है, जो हमारे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो इंक्रीज होते हैं, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज होते हैं, और जो हमारा नेट एक्सपोर्ट होता है वो भी क्या होता है, इन सारे रीज़न से क्या होती है, जो एक्सेस डिमांड होती है वो क्या होती है, इंक्रीज। और बात आती है कि इसका इम्पैक्ट क्या पड़ता है इकोनॉमी के ऊपर, तो सबसे पहले इम्पैक्ट दिया गया आउटपुट के ऊपर, क्या पड़ेगा, जो हमारा आउटपुट का लेवल होगा वो कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि हमने पूरी की पूरी कैपेसिटी जितना हम प्रोड्यूस कर सकते हैं उन सबको प्रोड्यूस कर सकते हैं। देयर विल बी नो इफेक्ट इन लेवल ऑफ आउटपुट, आउटपुट में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ऑलरेडी हैज अचीव फुल एम्प्लॉयमेंट, क्योंकि हमने पहले फुल एम्प्लॉयमेंट अचीव कर लिया। आगे इम्पैक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट गेट अफेक्ट एज देयर इज फुल एम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। और इम्पैक्ट ऑन प्राइस, ये इंपॉर्टेंट है, जो प्राइस का लेवल होगा ना वो इंक्रीजिंग कॉन्टिन्यूसली क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि मार्केट के अंदर एग्रीगेट डिमांड क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। यानी कि जो एग्रीगेट डिमांड का प्रेशर होता है वो प्राइस को क्या करता है, इंक्रीज करता है, ताकि इकोनॉमी में हम क्या कर सके, इक्विलिब्रियम। अब ये जो दोनों सिचुएशन बनती है ना, इनको एक तरीके से करेक्ट करने के लिए अपने पास 2 पॉलिसी होती है, एक होती है मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, और दूसरी होती है हमारे पास फिस्कल पॉलिसी, ठीक है। ये गवर्नमेंट करती है इसको रेगुलेट, और मॉनेटरी पॉलिसी को कौन करता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। तो अब ये बात करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या पढ़ना है। मॉनेटरी पॉलिसी में पढ़ेंगे बैंक रेट, रेपो रेट, मार्केट ऑपरेशन, CRR, SLR और मार्जिन। अब फिस्कल पॉलिसी में हम क्या पढ़ेंगे, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट टैक्स, पब्लिक बोरोइंग और डेफिसिट फाइनेंस। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब किस तरीके से हम अपने डेफिसिट को आगे देखते हैं। तो सबसे पहले पॉइंट आ गया हमारे सामने, पॉइंट का क्या नाम है, बैंक रेट। क्या नाम है, बैंक रेट। तो बैंक रेट क्या होती है, बैंक रेट वो रेट होती है जिसपे हमारे जो सेंट्रल बैंक होते हैं वो कमर्शियल बैंक को क्या प्रोवाइड करते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। अब इन सारी चीज़ों को हमें 2 केस में पढ़ना है, बस ये बहुत सारा लिखा हुआ है, बट मैं छोटे से भी बता दूंगा कि क्या करना है इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि बैंक रेट क्या होती है, वो रेट जिस पे सेंट्रल बैंक क्या करते हैं, कमर्शियल बैंक को लोन देते हैं। इसके बाद अगर डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है, ये भी डेफिसिट डिमांड, अगर डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है तो जो बैंक रेट होती है क्या होती है, बैंक रेट क्या करनी पड़ेगी, हमें इंक्रीज करनी पड़ेगी। बैंक रेट इंक्रीज होने से क्या होगा, क्रेडिट, डेफिसिट डिमांड की कंडीशन है तो बैंक रेट को हम करेंगे
सॉरी रिड्यूस, क्या करेंगे रिड्यूस। बैंक रेट रिड्यूस करने से क्या होगा, जो क्रेडिट क्रिएशन है, कैश फ्लो है, वो दोनों के दोनों क्या होंगे इंक्रीज, जिससे लोगों के पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या जाएगी, कैपेसिटी जाएगी, यानी कि परचेजिंग पावर जाएगी, और वो अपने प्रोडक्शन को या एग्रीगेट डिमांड को क्या कर सकते हैं, इससे इंक्रीज कर सकते हैं। जैसा कि इसमें लिखा है सेंट्रल बैंक रिड्यूस द बैंक रेट विच रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक, दिस इम्प्लाइज पीपल कैन गेट loan at cheap rate from the commercial bank, this increase the demand for loan and credit in the market, consumption expenditure increase, finally the aggregate demand is increased। जब ज़्यादा लोन मिलेगा लोगों को तो क्या करेंगे, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा करेंगे तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि डेफिसिट डिमांड का पार्ट होगा। आगे देखा है एक्सेस डिमांड क्या होती है, ठीक है। एक्सेस डिमांड की कंडीशन में या फिर इन्फ्लेशन की कंडीशन में हम बैंक रेट के अंदर क्या चेंज करते हैं, तो याद रखना है कि जब भी एक्सेस डिमांड की कंडीशन होती है तो हमारी जो बैंक रेट होती है क्या होती है, बैंक रेट इसको हम करते हैं। जब बैंक रेट इंक्रीज होती है तो इससे क्या होता है, जो हमारी सप्लाई होती है किसकी, हमारे क्रेडिट की, वो क्या होती है रिड्यूस होती है, यानी कि कैश फ्लो और कैश क्रिएशन क्या हो जाते हैं रिड्यूस। कैश फ्लो कैश क्रिएशन रिड्यूस होने की वजह से एग्रीगेट डिमांड क्या होने लगती है, रिड्यूस होने लगती है। लोगों के पास जो परचेजिंग पावर होती है वो रिड्यूस होती है, और परचेजिंग पावर रिड्यूस होने से जो हमारी एग्रीगेट डिमांड होती है वो भी क्या होने लगती है, डिक्रीज होने लगती है। जैसे देखा सेंट्रल बैंक रेजेस द बैंक रेट देयर बाय इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कमर्शियल बैंक, दिस डिक्रीज द डिमांड फॉर लोन एंड क्रेडिट इन द मार्केट, द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर फॉल्स एंड हेंस एग्रीगेट डिमांड। इससे क्या होती है, जो एग्रीगेट डिमांड होती है वो भी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला पॉइंट हमें देख रहा है ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट में जो हमारे कमर्शियल बैंक होते हैं या सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज कर रहे होते हैं। ओपन मार्केट इसलिए बोला जाता है, खुले बाजार की क्रिया इसलिए बोला जाता है। खुले बाजार में क्या करने होते हैं, सभी लोगों के लिए हम शेयर को, बॉन्ड को, इन सारी चीज़ों को क्या कर सकते हैं, सेल और परचेज कर सकते हैं। तो इसी को बोला गया है ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटी ईदर टू पब्लिक और कमर्शियल बैंक इन एन ओपन मार्केट। These operations are carried out by the central bank। ये जो ऑपरेशन होते हैं इनको कौन रन करता है, सेंट्रल बैंक चलाता है। इफेक्ट दी मनी सप्लाई ऑफ इकोनॉमी क्यों करता है, ताकि वो जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर उसको इफेक्ट कर सके। अब डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है ना, डेफिशिएंट डिमांड में लोगों को पैसा चाहिए डिमांड करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, जो सिक्योरिटी होती है उनको मार्केट में सेल करते हैं। क्या करते हैं, सिक्योरिटी को सेल करते हैं। सिक्योरिटी यानी कि शेयरों को बेचने से क्या होता है, शेयरों को डेफिसिट डिमांड है तो परचेज करते हैं सिक्योरिटी को, और परचेज करने से क्या होता है, जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, जो क्रेडिट क्रिएशन होता है, या फिर दूसरा होता है हमारा कैश फ्लो। क्या होता है, कैश फ्लो। ये दोनों क्या होते हैं, इंक्रीज। क्या होता है, इंक्रीज। और इंक्रीज होने की वजह से क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज। द सेंट्रल बैंक परचेज द सिक्योरिटी इन द मार्केट देयर बाय increase the flow of money in subsequently enhancing the purchasing power of people. The higher purchasing power increase the aggregate demand resulting the wipe out the deficient demand। तो जब जैसे जैसे एग्रीगेट डिमांड इंक्रीज होती है, परचेजिंग पावर लोगों के पास जाती है, तो जो डेफिसिट डिमांड का जो गैप होता है वो वाइप आउट, मतलब वो क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। सेकेंड केस इसका आता है हमारे सामने, इसके अंदर बता रखा है कि इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड में लोगों के पास बहुत पैसा है, तो जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो क्या करते हैं, अपनी सिक्योरिटीज को सेल करते हैं। सेल करने से मार्केट में जो पैसा सर्कुलेट हो रहा है उसको अपनी तरफ क्या कर लेता है, अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से कैश क्रिएशन और कैश फ्लो रिड्यूस होते हैं। यानी कि एक्सेस डिमांड में अधिक मांग के अंदर जो हमारे सेंट्रल बैंक होते हैं वो सिक्योरिटीज़ को क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं। क्या करते हैं, सिक्योरिटीज़ को सेल करते हैं, ताकि मनी सप्लाई क्या हो सके, हमारी मनी सप्लाई डिक्रीज हो सके। दिस रिड्यूस दी स्पेंडिंग कैपेसिटी पीपल, जिसकी वजह से लोगों की जो स्पेंडिंग करने की कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस होती है, रिजल्टिंग इन अ लोअर लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, रिड्यूस द एक्सेस डिमांड। और इससे एग्रीगेट डिमांड रिड्यूस होती है और एक्सेस डिमांड भी क्या हो जाती है, रिड्यूस होती है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है कैश रिजर्व रेशियो, CRR। CRR क्या होता है, इट रेफर्स टू मिनिमम प्रोपोर्शन ऑफ टोटल डिपॉजिट दैट द कमर्शियल बैंक हैव टू मेंटेन विद द सेंट्रल बैंक। ये जितनी भी बैंकों के पास या कमर्शियल बैंकों के पास टोटल डिपॉजिट आती है उसके मिनिमम परसेंटेज अमाउंट
कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को डिपॉजिट कराते हैं, जिसका नाम क्या होता है, कैश रिजर्व रेशो। हिंदी में बोलते हैं इसको नगद आरक्षित अनुपात। ठीक है, आ सकता है पॉइंट। और ये किस तरीके से क्या करता है, डेफिशिएंट डिमांड और एक्सेस डिमांड में वर्क करता है। ठीक है, उसको समझना है। कह रहा है इन केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, जब डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन होती है तो हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं वो ज़्यादा लोन देना चाहते हैं, और ज़्यादा लोन देने के लिए वो क्या करते हैं, कैश रिजर्व रेशो नगद आरक्षित अनुपात को घटा देते हैं। जब जो हमारे नगद आरक्षित अनुपात है, यानी कि जब CRR है वो क्या होता है, डिक्रीज होता है, तो क्रेडिट क्रिएशन ये हमारा क्या होता है, इंक्रीज होता है। और क्रेडिट क्रिएशन भी इंक्रीज होता है, और मार्केट के अंदर जो कैश फ्लो होता है वो भी कमर्शियल बैंक से इकोनॉमी की तरफ क्या होता है, सप्लाई, यानी कि मनी सप्लाई इंक्रीज होती है। और मनी सप्लाई इंक्रीज होने से लोगों के हाथ में क्या आ जाती है, परचेजिंग पावर आती है। परचेजिंग पावर आने से वो एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज। ठीक है, आगे हमने देखा है इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड। एक्सेस डिमांड में क्या होगा, अगर एक्सेस डिमांड की बात करें तो इसमें हम क्या करेंगे, CRR की जो रेट होती है उसको हम इंक्रीज करेंगे, जिससे क्रेडिट क्रिएशन क्या हो जाएगा हमारा, रिड्यूस। और जो मनी सप्लाई है इकोनॉमी के अंदर रिड्यूस होगी, और मनी सप्लाई रिड्यूस होने से जो कैपेसिटी है, परचेजिंग पावर है वो रिड्यूस हो जाती है, और एग्रीगेट डिमांड क्या होती है, डिक्रीज होने लगती है। अब बात आती है ये स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो क्या है, वैधानिक तरलता अनुपात बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं, वैधानिक तरलता अनुपात। ये भी टोटल डिपॉजिट का एक मिनिमम परसेंटेज अमाउंट होता है, बट इसे कमर्शियल बैंक अपने पास ही क्या रखते हैं, मेंटेन करके रखते हैं, इसे सेंट्रल बैंक को जमा नहीं कराना होता। तो कह रहा है स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो वैधानिक तरलता अनुपात इज डिफाइंड एज द मिनिमम परसेंटेज ऑफ assets to be maintained by the commercial bank with the themselves in form of their fixed and liquid assets। अब इनको किस रूप में रखना होता है, या तो फिक्स या फिर लिक्विड एसेट्स। अब बारी आते हैं लिक्विड एसेट्स क्या होते हैं। लिक्विड एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जिनको हम 1 मिनट में या कुछ टाइम के अंदर ही कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने बोला गोल्ड, सिल्वर, कैश, ये सारी। सिमिलर टू CRR, द सेंट्रल बैंक इशू SLR टू इन्फ्लुएंस द एग्रीगेट डिमांड बाय इफेक्टिंग द फ्लो ऑफ क्रेडिट। और SLR के थ्रू एग्रीगेट डिमांड को इफेक्ट करना चाहते हैं हमारे कमर्शियल बैंक, यानी कि RBI बोल सकते हैं। अब कह रहे हैं केस ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन में जो SLR की रेट होती है उसको रिड्यूस किया जाता है, ताकि क्रेडिट क्रिएशन इंक्रीज हो, लोगों के बीच में ज़्यादा कैपेसिटी जाए। जब ज़्यादा लोगों के पास क्या जाएगी, परचेजिंग पावर जाएगी, तो एग्रीगेट डिमांड को क्या करते हैं, इंक्रीज। अब इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड के केस में जो स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो होती है इसको हम क्या कर देते हैं, इसमें डिक्रीज कर देते हैं, और इसमें क्या करते हैं, इंक्रीज। यानी कि स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो को एक्सेस डिमांड में क्या करना पड़ता है, इंक्रीज करना पड़ता है, जिसकी वजह से ज़्यादा पैसा जो मेंटेन करके रखना पड़ता है बैंकर्स को, और जिसकी वजह से लोगों के पास परचेजिंग पावर रिड्यूस होती है, और परचेजिंग पावर रिड्यूस होने की वजह से एग्रीगेट जो डिमांड होती है या सप्लाई ऑफ जो क्रेडिट होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होती है, एग्रीगेट डिमांड भी रिड्यूस होना शुरू हो जाता है। एक और पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ये क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन लोन ग्रांटेड एंड मार्केट वैल्यू ऑफ मॉर्गेज वैल्यू। यानी कि वो चीज़ जो आप किसी भी बैंक को एक तरीके से जमानत में रख रहे हो और कितने रुपए का लोन ले रहे हो, उनके बीच के डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, मार्जिन रिक्वायरमेंट। इस मॉर्गेज असेट्स को हम कोलैटरल सिक्योरिटी बोलते हैं, कोलैटरल सिक्योरिटी। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं जमानत की राशि। यानी कि जो भी चीज़ आप जमानत के रूप में रख रहे हो लोगों को लेने के लिए, उसी को हम बोल देते हैं क्या, हमारी मॉर्गेज वैल्यू। द हायर इज द मार्जिन रिक्वायरमेंट बाय द बैंक, हायर शुड बी वैल्यू ऑफ असेट्स टू बी मॉर्गेज, कॉन्सिक्वेंटली हायर द कॉस्ट ऑफ लोन एंड वाइस वर्सा। अगर आपको ज़्यादा लोन लेना है तो मॉर्गेज वैल्यू हाई वाली रखनी पड़ेगी, कमोडिटी या असेट्स, और अगर कम लोन लेना है तो आपको मॉर्गेज वैल्यू कम वाली भी आप रख सकते हैं। ठीक है, अब जो मॉर्गेज वैल्यू है और जो लोन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, हमारे पास मार्जिन रिक्वायरमेंट। जब बैंकों को ज़्यादा लोन देने होते हैं,
बैंकों को ज़्यादा लोन देने होता है डेफिशिएंट डिमांड में, तो जो मॉर्गेज वैल्यू होती है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, मार्जिन रिक्वायरमेंट को रिड्यूस कर देते हैं। और जब हमें क्या करना होता है, कम लोन देते हैं, कब हमारे इन्फ्लेशन के केस में यानी कि एक्सेस डिमांड के केस में, तो उस कंडीशन के अंदर हम मार्जिन रिक्वायरमेंट को क्या कर देते हैं, एक तरीके से इंक्रीज कर देते हैं, जिससे कैश क्रिएशन कैश फ्लो क्या होता है हमारा रिड्यूस होता है। अब लास्ट कुछ पॉइंट बचे हुए हैं कि फिस्कल पॉलिसी बाय सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट, कि किस तरीके से जो सेंट्रल हमारी गवर्नमेंट होती है वो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू एक्सेस डिमांड और डेफिशिएंट डिमांड को सही होता है। तो एक आता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट के कुछ खर्चे होते हैं, अब उसको या तो कम कर देगी खर्चों को या बढ़ा देगी। अगर डेफिशिएंट डिमांड है तो वो क्या कर देगी, अपने खर्चों को कैपिटल एक्सपेंडिचर्स को इंक्रीज कर देगी, तो भी क्या हो जाएगा, वो अपनी जो डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है उसको क्या कर लेंगे, हम करेक्ट कर लेंगे। और अगर एक्सेस डिमांड की कंडीशन है तो जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कर रही है उन खर्चों को रिड्यूस कर देगी, तो कैपेसिटी कम जाएगी और लोगों के पास एग्रीगेट डिमांड का भी कम होगा। तो कह रहा था गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री इनकर्स वेरियस टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर टू इनहेंस द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो गवर्नमेंट होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर करती है ताकि वो लोगों का जो वेलफेयर है उसको इनहेंस कर सके, उसको बढ़ा सके, एंड ऑल्सो टू फैसिलिटेट इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ भी कर सके और डेवलपमेंट भी कर सके। अब क्या क्या खर्चे करती है, तो सबसे पहला डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर करती है, सच एज रोड, डैम, ब्रिज एक्सेट्रा, इन सबको बनाने के लिए एक्सपेंडिचर करती है। वेलफेयर एक्सपेंडिचर करती है एजुकेशन और हेल्थ के ऊपर। डिफेंस एक्सपेंडिचर करती है लाइक सिविल एक्सपेंडिचर सच एज मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, और आगे एक्सपेंडिचर ऑन सब्सिडी एंड ट्रांसफर पेमेंट सच एज ओल्ड एज पेंशन एंड स्कॉलरशिप। ये सारे खर्चे करता है, कोई भी जो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर होते हैं वो ये गवर्नमेंट ये एक्सपेंडिचर करती है। अब डेफिशिएंट डिमांड की कंडीशन है तो भाई क्या करना है, खर्चे ज़्यादा करने हैं, तो इन खर्चों को क्या कर देती है जो गवर्नमेंट होती है वो इंक्रीज कर देती है, जिससे डेफिशिएंट डिमांड की जो कंडीशन है वो सॉर्ट आउट हो जाती है। और अगर हमें क्या करना है, गवर्नमेंट को अपने एक्सेस डिमांड की कंडीशन है, लोगों के पास बहुत पैसा हो चुका है, तो उनके लिए क्या करती है सरकार, कैपिटल एक्सपेंडिचर को कट करती है, जो ओल्ड एज पेंशन दे रही है उसको कट करती है, ताकि एक्सेस जो हमारी एक्सेस डिमांड है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए और जो सिचुएशन है वो करेक्ट हो जाए। उसके बाद एक तरीका होता है टैक्सेशन। टैक्सेशन से भी हम क्या करते हैं, अपने ये जो प्रॉब्लम होती है एक्सेस डिमांड डेफिशिएंट डिमांड, इसको हम कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कह रहे हैं एज वी नो दैट टैक्स डायरेक्टली इफेक्ट वंस परचेजिंग पावर। हमें पता है कि जो टैक्स होते हैं वो डायरेक्ट परचेजिंग पावर को इफेक्ट करते हैं, स्पेंडिंग कैपेसिटी, लोगों की स्पेंडिंग जो कैपेसिटी होती है उसको इफेक्ट करते हैं। देयर बाय इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड, ये किससे इन्फ्लुएंस होता है, इससे एग्रीगेट डिमांड इन्फ्लुएंस होती है। इन ऑर्डर टू टैकल ए सिचुएशन ऑफ डेफिशिएंट डिमांड, डेफिशिएंट डिमांड को क्या करना है, टैकल करना है, तो क्या करेंगे, गवर्नमेंट एम एट इंक्रीजिंग द परचेजिंग पावर टू पीपल। अब गवर्नमेंट का एम है यहाँ पे कि वो चाहते हैं लोगों की परचेजिंग पावर इंक्रीज हो, तो परचेजिंग पावर को इंक्रीज करने के लिए उन्होंने क्या कर दिया, उनके पास जो टैक्स की रेट थी उनके अंदर उन्होंने रिडक्शन कर दी। टैक्स की रेट 15% थी, उसको घटा के 10% कर दिया, ताकि लोगों की जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज हो। इंक्रीजिंग ट्रांसफर पेमेंट, ट्रांसफर पेमेंट हम ज़्यादा करने लग जाएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ओल्ड एज पेंशन स्कॉलरशिप लोगों का बेनिफिट करेंगे, लोगों को बेनिफिट पहुँचाएंगे। सब्सिडी, एग्रीगेट डिमांड शूट अप, और एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जो भी हमारी सिचुएशन होती है। इन केस ऑफ एक्सेस डिमांड, एक्सेस डिमांड के केस में हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट टैक्स की रेट को इंक्रीज करती है, लोअर द अमाउंट ऑफ ट्रांसफर पेमेंट रिड्यूस करती है, लोअर द डिस्पोजेबल इनकम, जिसकी वजह से लोगों की जो डिस्पोजेबल इनकम होती है वो रिड्यूस होती है। कॉन्सिक्वेंटली इन एग्रीगेट डिमांड फॉल्स, एग्रीगेट डिमांड क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है। ठीक है, आगे बस ये हो गया अपना। तो यहाँ से ना पेपर के अंदर क्वेश्चन ही आ सकता है कि सपोज आपको एक सिचुएशन दे रखी है, किसकी, डेफिशिएंट डिमांड की सिचुएशन दे रखी है, ये क्या होता है इसे एक्सप्लेन करो, तो डायग्राम बनाएंगे, मीनिंग लिखेंगे, एक्सप्लेनेशन लिखेंगे, यही कर देंगे। और दूसरा इसको करेक्ट कर देंगे, करेक्ट करने की फिस्कल पॉलिसी एक्सप्लेन करो, क्या एक्सप्लेन करो, फिस्कल पॉलिसी, या तो फिस्कल पॉलिसी करो या फिर मॉनेटरी पॉलिसी करो, क्या करो, मॉनेटरी पॉलिसी, ये चीज़ ध्यान रखो। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को क्या करो, मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू डेफिशिएंट डिमांड को अपना क्या करना है, इसको करेक्ट करो। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भाई एक लाइक कर देना, बड़ी मेहनत से बनाई है।